तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खाली ये चैप्टर के लिए नहीं, ये दूसरा चैप्टर के लिए भी, इक्वेशन सॉल्विंग के लिए भी इसका यूज होता है और काफ़ी सारे जगह में भी इसका यूज होता है। और जे में भी इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो जे में भी आता है इसका ऊपर, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहले समझते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है क्या। ओके, तो कुछ ग्राफ में लेता हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड से तो समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग नाम देखते ही हमको पता चल रहा है कुछ बढ़ रहा है इस टाइप का है, और डिक्रीजिंग का मतलब कुछ घट रहा है इसी टाइप का है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सिंपल वे में अगर हम समझेंगे तो ऐसे है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, कुछ और टॉपिक का ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 टर्म यहाँ पे आएगा, क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सारी चीज का ऊपर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज है, मतलब ये सब चीज जानना पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, चलो ग्राफ देखते हैं तो फिर उससे समझ में आएगा कुछ चीज। तो ये जो हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन में देख रहा हूँ कि फंक्शन का वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन जहाँ पे इसका वैल्यू जो बढ़ रहा है। लेकिन ये जगह में हम देख रहे हैं कि ये एक जगह है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट भी आ गया है, तो ये भी हो सकता है। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब उसका वैल्यू घट नहीं रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो देख रहे हैं हम एक फंक्शन है, ये फंक्शन हम देख रहे हैं, ये फंक्शन का वैल्यू जो खाली बढ़ रहा है, कहीं पे कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन नहीं किया है, ओनली इट इज इंक्रीजिंग। तो इस टाइप का इंक्रीजिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको खाली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर इसको एक और वर्ड लगाते हैं इसके लिए, ये जो पहला टाइप देख रहे हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिकली। ऐसा हमको पता है कि मोनो का मतलब वन होता है, मोनोटोनिकली मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है, जो भी चल रहा है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना, घट नहीं रहा है, घटने का नाम नहीं लेता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बोलते हैं। ये फंक्शन हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है थोड़ा नीचे गया है, लेकिन ये पूरा कांस्टेंट है, सोच लो। ये फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बोलते हैं। तो कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, इसका बढ़ नहीं रहा है, तो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सबका जो नाम है, क्या क्या नाम है देखो, ये हो गया हमारा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बोलते हैं, सॉरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये डिक्रीज हो नहीं रहा है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो ये सब टर्म का साथ थोड़ा एसोसिएटेड होना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब इस टाइप का फंक्शन देखो, ये खाली डिक्रीज कर रहा है नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और इस टाइप का फंक्शन अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं क्या, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम डिस्कस किए 3-4 चीज का ऊपर। पहला कि खाली डिक्रीज कर रहा, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो डिक्रीज जो नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, वो जहां पे डिक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू भी अटेंड कर सकता है फंक्शन कभी कभी, है ना। ये हो गया क्या, हमारा पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया, पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसका वैल्यू इंक्रीज कहीं पे भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर रहा है, मैं जहां तक देख रहा हूं तो वहां पे इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन।
हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इन डिटेल्स में जब डीपली जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। वो जब हम डीपली जाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए बोल रहा है तो हम बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब फ्रॉम ए गिवन इंटरवल टू इन ए गिवन इंटरवल अगर फंक्शन बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो हम उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये बात सबको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं। जब हम इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग का बात ही कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब बढ़ भी सकता है, इक्वल वैल्यू भी मेंटेन कर सकता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या कंडीशन होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, x का दो वैल्यू ले रहा हूं, एक यहाँ पे ले रहा हूं, एक यहाँ पे ले रहा हूं। ये वैल्यू हमारा x1 है, ये वैल्यू हमारा x2 है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये वैल्यू हमारा f ऑफ x1 है और ये वैल्यू हमारा f ऑफ x2 है, ये वैल्यू f ऑफ x2 है। सो अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा, अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा देन f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो ये हमारा कंडीशन बन गया। ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, इफ x2 ग्रेटर देन x1 implies f of x2 ग्रेटर देन f of x1। ये कंडीशन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 f of x1 से बड़ा होगा ही होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करूं तो सेम वे हम यहाँ पे ले सकते हैं दो वैल्यू x1 और x2। ठीक है, x1 यहाँ पे और x2 यहाँ पे, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो ये हमारा f of x1 हो गया, ये हमारा f of x2 हो गया। f of x1 इज दिस वैल्यू, f of x2 इज दिस वैल्यू। तो मैं क्या देख रहा हूं कि x2 जो है x1 से बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन f of x1 जो है f of x2 से छोटा है। तो यही कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इस कंडीशन के ऊपर चलता है क्या कि x2 ग्रेटर देन x1, लेकिन f of x2 अच्छा यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और अच्छा ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो हेडिंग लिखे वो गलत लिखे, मतलब अलग चीज लिखे हैं, उसी हिसाब से पढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके, तो ये मैं इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में लिखा हूं। दिस इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। ये खाली इंक्रीजिंग लिखा है मतलब हमको समझना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब खाली बढ़ रहा है, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, खाली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या सिचुएशन होता है, यू कैन सी यहाँ पे, ये वाला हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखो x1 अगर यहाँ पे होगा और x2 अगर यहाँ पे होगा, दिस इज x1, दिस इज x2, तो क्या हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन x1 है ही, लेकिन f of x2 ग्रेटर देन f of x1 है। x2 ग्रेटर देन x1 तो f of x2 ग्रेटर देन f of x1 है। लेकिन अगर मैं x1 का वैल्यू यहाँ पे ना लेके x1 का वैल्यू यहाँ पे ले लूं, ये जगह में ले लूं x1 का वैल्यू, तो x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन f of x2 और f of x1 सेम है। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब है कि ये हमारा कंडीशन बन गया इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो गया कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 f of x1 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो वो केस में वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या फिर हम उसको और अच्छी तरह बोलेंगे तो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या फिर और अच्छी तरह बोलेंगे तो उसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया
डिक्रीजिंग बोलने से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं इसको, या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो केस में x2 ग्रेटर देन x1 होगा, लेकिन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 होगा, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा था। x2 x1 से बड़ा है, लेकिन f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा है। x2 ग्रेटर देन x1 बट f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन बन गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ऐसे ही अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का बात हम करेंगे, अगर हम बात करेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये है। तो यहाँ पे हम x1 यहाँ पे ले लेंगे और x2 यहाँ पे ले लेंगे। अगर यहाँ पे हमारा x1 है, यहाँ पे हमारा x2 है, मैं देख रहा हूं कि x2 x1 से बड़ा है, तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा है। तो ये हमारा कंडीशन बन गया x2 ग्रेटर देन x1 बट f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। लेकिन अगर हम x2 का वैल्यू और x1 का वैल्यू ऐसे जगह में ले, जैसे x1 हम यहाँ पे ले ले, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, तो अभी भी मैं देख रहा हूं कि x2 x1 से बड़ा है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों सेम हो गया। तो इसीलिए ये कंडीशन बनेगा f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1। मेरे बात समझ में आया सबको? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ेंगे। यस यस। तो जो टर्म्स यहाँ पे हमको जानना है, इंक्रीजिंग का मतलब हम लोग समझ लेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब खाली इंक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग मतलब हम समझ लेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग। कंडीशन क्या होता है उसके लिए? अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, तो स्ट्रिक्टली f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऐसे x2 ग्रेटर देन x1 है, f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो ये टर्म जो है अपना दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये हम पढ़ लिए ना। हाँ, अब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग मींस मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ये तो मैं बता दिया हूं, और फंक्शन में भी कांस्टेंट फॉर सम टाइम मैं दिखा चुका हूं ग्राफ में भी। ऐसे ही डिक्रीजिंग का मतलब हो गया क्या? मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग हम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी फंक्शन कुछ समय के लिए कांस्टेंट रह सकता है। मैं एक इंटरवल में दिखाया हूं, हो सकता है बहुत सारे इंटरवल में भी वो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा या फिर एक केस में इंक्रीज नहीं करेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस ओनली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस ओनली इंक्रीजिंग, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन नहीं हो सकता। इसको याद रखने वाला चीज है। अब हम बात करते हैं क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट। ये जो है एट ए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। एक पॉइंट में हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ना है। इसका क्या मतलब है? एट ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम पढ़ रहे हैं, इसका हमको क्या मतलब है? तो हम कब बोलेंगे कि एक पॉइंट है? सुनो, एक पॉइंट है। अभी तो हमारा एक इंटरवल में देख रहे थे, अभी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा। उस पॉइंट में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर खाली इंक्रीज कर रहा है, तो उसके हम कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लेते हैं मैं ये ग्राफ लेता हूं, मान लेते हैं मैं ग्राफ लेता हूं, है ना। यहां पे मैं क्या क्या एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए है हमारा। हम जानना चाहते हैं कि ए में फंक्शन इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। जरा ध्यान दो मेरे बात का ऊपर। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्राफ तो होगा नहीं हमारे पास, जस्ट फंक्शन देगा। ग्राफिकली हम उसको समझने का कोशिश करते हैं, इसलिए मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं। तो ये पॉइंट में ग्राफ में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो देखना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट का पीछे एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट अपना मन में आएगा तो ले लेंगे, और ये पॉइंट का आगे एक पॉइंट ले लेंगे, लेकिन बहुत दूर में नहीं लेंगे।
तो h एक तो छोटा सा वैल्यू ले लेंगे, उसे कम f ऑफ a माइनस h निकालेंगे, फिर f ऑफ a निकालेंगे, फिर f ऑफ a प्लस h निकालेंगे। अगर f ऑफ a माइनस h f ऑफ a से छोटा हुआ और f ऑफ a प्लस h में से छोटा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग एट पॉइंट a। समझ लो मेरे बात, a में इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, f of a minus h should be less than f of a should be less than f of a plus h, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। अगर या तो f of a minus h इक्वल हो जाएगा f of a के साथ, या फिर f of a plus h के साथ कोई चीज इक्वल हो जाएगा, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का बात हो रहा है। मतलब f of a minus h, f of a और f of a plus h, इसमें से हो सकता है कोई दो ठो इक्वल हो जाए, हो सकता है तीनों का तो नहीं इक्वल हो जाए, तो भी हम बोलेंगे क्या, नहीं तीनों का नहीं, कोई एक तो बढ़ेगा, तो जाके हम बोलेंगे क्या, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तीनों सेम होगा तो नहीं बोलेंगे। f of a minus h से f of a बड़ा होगा तो उससे o बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिक्रीजिंग का बात हुआ तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। हम इस टाइप का ग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पे वे a पॉइंट ले लिया, ये f ऑफ a प्लस h, ये a माइनस h हो गया और ये प्लस h हो गया। ठीक है, ये हम 3 पॉइंट ले लिए, ये वाला हमारा a हो गया, ये a माइनस h, ये वाला a प्लस h। तो अगर f ऑफ a माइनस h ग्रेटर देन f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h, तो इन दैट केस ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कंडीशन हो गया। और यहाँ पे अगर कहीं पे इक्वल टू साइन आ जाएगा कोई एक साइड में, वो हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलोगे सर वहां पे भी तो पढ़ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है वहां पे? वहां पे हम लोग जनरलाइज कर दिए, चीजें को जान पाए, वहां पे हम लोग चीजें को सीखे कि ये इसमें इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, इसको मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग बोलते हैं। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो गए एक पॉइंट में। मतलब हमको सवाल में एक पॉइंट अगर दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, हाफ दिया है, 0 दिया है, अब पूछा है कि भाई बताओ कि इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकल इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो केस में क्या, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमको करना पड़ेगा। टेस्ट पे करके ऑब्जर्वेशन देख के हमको लिखना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है। क्या समझ में आया सबको? यस। ये सारे थ्योरी है, हमको जानना है कॉन्सेप्चुअली, ये सब चीज को हमको पकड़ना है ताकि हम आगे क्वेश्चन कर पाए ढंग से। देखो, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब हमारा अगर एट ए पॉइंट हमको निकालना है, एक पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो हमको निकालना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन क्या नाम है, डिफरेंशिएबल होगा। वो नहीं होने से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरा मन में आया, मैं ऐसे ग्राफ दे दिया, मेरा मन में आया, मैं एक तो ऐसे ग्राफ बना के दे दिया, और मैं पूछा कि भाई बताओ कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आ गया ग्राफ, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। अब मैं पूछ लिया कि बताओ भाई यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तुम बोलोगे सर देख लेते हैं क्या हो रहा है। f ऑफ a माइनस h, इसका पहले a से पहले एक वैल्यू ले लोगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मान लेते हैं ये वैल्यू ले लिए। इसके लिए f ऑफ a माइनस h का वैल्यू ये आया। फिर x इक्वल टू a में फंक्शन का वैल्यू ये है, तो ये आ गया f ऑफ a, और f ऑफ a प्लस h आगे चले गए, तो उसके लिए हमारा फंक्शन का वैल्यू ये आया। तो मैं देखा कि f ऑफ a f ऑफ a माइनस h लेस देन f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस h हुआ। तो मैं बोलूंगा कि a में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली। बोलो समझ में आया?
Yes. Yes, sir. सो कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान में देखो, कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे कि इंक्रीज कर रहा है। मतलब कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है इंक्रीज देखने के लिए। इंक्रीजिंग का कंडीशन ही होता है कि एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। डिक्रीजिंग का कंडीशन होता है एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब बोलोगे सर ठीक है, अब बता दिए कंटिन्यूअस के बारे में नहीं है कंटिन्यूअस, फिर भी हो रहा है। ये डिफरेंशिएबल का क्या कंसेप्ट है? जैसे मान लेते मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ, तो केस में क्या होगा? ये पॉइंट हम ले लिए, मेरे को पूछा है कि ये पॉइंट में बता दो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो मैं लास्ट क्लास भी, इसका पहले भी हम लोग कभी कहा रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम में भी बताए, और जहां डिफरेंशियलिटी पढ़े थे वहां पे भी बताए थे कि शार्प पॉइंट जहां पे होता है उस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये हमारा शार्प पॉइंट है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। स्टिल मेरे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हमको देख रहा है कि ये पॉइंट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक पॉइंट ले लेंगे, देख लेंगे उसका वैल्यू कितना है फंक्शन का। ये एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया, ये हमारा एफ ऑफ ए हो गया, और ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। तो मैं बोलूंगा कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलूंगा? कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये मैं बात कर रहा हूं क्या? एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में हम कैसे चेक करते हैं। दिस इज द वे वी चेक। h should not be a very large value, h is very small। आसपास, उसी का आसपास में हम वैल्यू लेके चेक करेंगे खाली। और यहाँ पे हमको पता चल गया कि पॉइंट में, अगर हम पॉइंट का बात करें, मैं अभी तक ये नहीं बताया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि एट ए पॉइंट अगर हमको निकालना है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एकदम जरूरी है नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल। मतलब यहां से यहां तक बोलो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहां से यहां तक बोलो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। उस समय हम क्या बात किए थे? एट ए पॉइंट। अब बात कर रहे हैं क्या? गिवन इंटरवल। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले सीखे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, उसमें डिफरेंट टर्म्स क्या होता है उसके बारे में सीखे। उसके बाद हम लोग सीखे क्या? एट ए पॉइंट कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। नहीं, उसके पहले हम ये भी सीख लिए थे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग एट ए पॉइंट सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि इन ए गिवन इंटरवल कैसे होता है। चलो अब ये दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये ग्राफ को और ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो। ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है हमको कि फंक्शन का वैल्यू जो बढ़ रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, अब देखो इस ग्राफ में अगर मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट हम ले लिए, मान लेते हैं ये पॉइंट हम ले लिए, ये पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट हमारा ऐसे गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट जो है ना इतना एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो कि इसका इंक्लाइनेशन भी होता है। इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट इज दिस वन, और हम देख सकते हैं कि ये इंक्लाइनेशन जो है एक्यूट है, और हमेशा ऐसा होगा जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। यू कैन से चेक द ग्राफ, ये ग्राफ में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और टेंजेंट ड्रॉ करने का कोशिश करो, यू विल सी दैट dy by dx, सॉरी टेंजेंट का इंक्लाइनेशन जो है एक्यूट होगा। अगर टेंजेंट का इंक्लाइनेशन एक्यूट होगा तो टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब स्लोप ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं डिक्रीजिंग ग्राफ में कोई एक पॉइंट ले लूं, जैसे ये पॉइंट ले लिया, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसे आया। इस एंगल को हम कभी भी इंक्लाइनेशन नहीं बोलते हैं, स्लोप निकालने के लिए इसका यूज हम नहीं करते हैं।
Positive direction of x-axis anti-clockwise measurement makes the angle which is called inclination. तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है इंक्लाइनेशन जो है ऑब्ट्यूस है। अगर इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूस है तो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, मतलब स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो हो गया। अब बात हुआ कि अभी हम सर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस तो करो कहीं पे, डेरिवेटिव को कहीं ना कहीं तो इंट्रोड्यूस करो। तो अब हमारा डेरिवेटिव का रोल आता है, अभी हमारा डेरिवेटिव का रोल आता है, मतलब इन्हें गिवन इंटरवल जब हमको निकालना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमारा डेरिवेटिव का रोल आता है। तो डेरिवेटिव का रोल कैसा है? यहां पे बोल रहा है कि स्लोप इज नेगेटिव, लेकिन हम जानते हैं कि dy by dx बोलो या फिर f dash x बोलो, ये स्लोप ही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर f dash x लेस देन जीरो हुआ तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। f dash x अगर लेस देन जीरो हुआ तो हम बोलते हैं फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और ऐसे ही अगर f dash x ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हम बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या सभी को समझ में आया? Yes. लेकिन यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है मेरे को बताओ, अब मैं सुनना चाहता हूं क्या समझे हो क्या नहीं, मेरे को बताओ। ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग का मतलब समझ रहा हो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। ये ग्राफ इंक्रीजिंग का ग्राफ है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है? बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है मतलब ग्राफ कोई भी सिचुएशन में ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी सिचुएशन में ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो टेंजेंट कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा तो f dash x कभी भी जीरो नहीं होगा। सो ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं कि f dash x ग्रेटर देन जीरो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन है। इतना समझ में आ गया सबको? Yes. अब ऐसा हम देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कब हो सकता है। यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, ये fx = xq का ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ जो है fx = xq का ग्राफ है। ये ग्राफ देख रहे हो, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ध्यान दो एक चीज का ऊपर, यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो टेंजेंट जो है ना उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। जहां पे टर्न हो गया है, यहां पे देखो कॉन्केविटी, देखो इसका जो टर्निंग है, ये जो कर्व हो रहा है ऐसे जा रहा है, मतलब उसका डाउनवर्ड वो कर्व है। अब यहां पे कर्व अपवर्ड हो गया, जहां पे उसका कर्व का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसे था ऐसे हो गया, उस जगह में ना स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का भी, ध्यान से सुनो मेरे बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का भी कोई पॉइंट मिल सकता है जहां पे f dash x जीरो हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का भी कुछ पॉइंट मिल सकता है जहां पे कि स्लोप जीरो हो सकता है, मतलब f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। तो सर क्या फर्क है इसमें और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में? लेट मी टेल यू, जो f dash x जीरो होगा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वो एक डिस्क्रीट पॉइंट होगा। डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, फिर आगे में कहीं आगे चल के कहीं पे एक और एक जगह में हो सकता है, फिर आगे में कोई एक और जगह में हो सकता है। एक इंटरवल में वो जीरो नहीं होगा।
मतलब 1 से 2 का भीतर में वो 0 नहीं होगा, 2 से 3 का भीतर में वो 0 नहीं होगा। 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, -2 में हो सकता है। मतलब अगर f' 0 हो गया पॉइंट सब में तो फिर नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो ये बता रहा हूं मैं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या क्या हो सकता है। dy/ds ग्रेटर देन 0 और f' ग्रेटर देन 0, ये तो हो गया। dy/ds ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, where the equality holds at discrete point, not in an interval। अगर इक्वालिटी हमारा पॉइंट पे हावी होता है तो भी हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही मानेंगे। बोलो हाँ, समझ में आया? Yes. और ये सब चीज हम सबको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हम समझते हैं कि खाली बढ़ रहा है तो dy/ds ग्रेटर देन 0 होगा, बट इक्वल टू 0 होने के बाद भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं अगर वो जो पॉइंट में 0 हो रहा है f' वो एक पॉइंट है, नॉट एन इंटरवल। जैसे हम अगर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ में ना f' 0 यहां से शुरू होके यहां तक होगा, ये जगह से शुरू होके ये जगह होगा, इतने सारे लंबा इंटरवल में f' 0 होगा। तो ये ऑब्वियस बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो यहां पे f' 0 होता है एट ए गिवन इंटरवल, ना कि एक पॉइंट में। अगर पॉइंट में हो गया तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इक्वल टू 0 होने के बाद भी। अब ये बात सबको समझ में आ गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब कब होता है। इन A to B dy/ds ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर इक्वालिटी, क्या लिखा हुआ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ वेयर इक्वालिटी होल्ड्स इन एन इंटरवल। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, सॉरी, ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है। फॉर मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग ये वाला मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, तो dy/ds ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 गिवन इंटरवल में होगा। और स्ट्रिक्टली के लिए क्या होगा, dy/ds ग्रेटर देन 0 होगा, वो तो फाइन। अगर इक्वल टू 0 कभी हो भी गया तो एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहां पे एक पॉइंट नोट करके रखना है सबको, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन रिवर्स वाला नहीं बोल सकते हैं। मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इज नॉट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बारे में बात किए या फिर इंक्रीजिंग का बारे में बात किए, जस्ट लाइक दैट हम डिक्रीजिंग का बारे में बात कर सकते हैं। फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग dy/dx लेस देन 0 और f' लेस देन 0, जहां पे की इक्वलिटी जो है ना वो गिवन इंटरवल में आता है ना। गिवन इंटरवल में इक्वलिटी आ सकता है, और गिवन इंटरवल में नहीं होगा, अगर पॉइंट में है तो हमारा dy/dx लेस देन 0 इक्वल टू 0 भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब इतने सारे चीज पढ़े, मोटा मोटी लास्ट में हमको इतना याद होना चाहिए, dy/ds ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, अगर इक्वल टू 0 पॉइंट में आ जाता है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। dy/dx लेस देन 0 हमारा डिक्रीजिंग के लिए है, और मोटा मोटी मतलब सॉरी, अगर पॉइंट में हो गया 0 तो इन दैट केस फिर भी हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। इतना हम सबको समझ में आ गया। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब चीजें जो है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, ये सारे टर्म जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन शांति से बैठो, थोड़ा समझ जाओ क्या इसका बारे में बोला जा रहा है, और उसको विजुअलाइज करो कि ये सब चीज है क्या, है ना। चलो, और कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इफ ए फंक्शन increases as well as decreases in a given interval then it is neither increasing nor decreasing, वो मैं शुरू में बता चुका हूं, ये पॉइंट को नोट करके रखना है हमको, है ना। A continuous function is 1 in a given interval if एक continuous function होगा 1 होगा, मतलब ये हम चले गए रिलेशन फंक्शन का फंक्शन में।
मतलब डेरिवेटिव कैसे इसको बताता है कि वो एक तो फंक्शन वन वन है। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए इन दैट इंटरवल, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल एंड द इक्वालिटी होल्ड्स गुड फॉर डिस्क्रीट पॉइंट ओनली। मतलब अगर इक्वालिटी कहीं पे आ गया, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब मोनोटोनिकल का बात कर रहा है ये सेकंड वाला, तो वो अगर डिस्क्रीट पॉइंट में आ जाता है तो फिर उसको बोलते हैं वो भी स्ट्रिक्ट, मतलब क्या हो गया, वन वन फंक्शन। ठीक है, इतना सारे चीज को सबको याद रखना है एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं सवाल करना। ओके राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रूव दैट y is equal to x cube is a strictly increasing function। ये तो हम देख चुके हैं, अभी हम खाली करते हैं इसको, strictly increasing function है कि नहीं देखते हैं। नंबर 1, y is equal to x cube dy by dx is equal to 3x square, है ना, dy by dx is equal to 3x square। अब हमको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो एक पॉइंट में होगा। तो इट इज ग्रेटर देन 0 तो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, मतलब ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या रे, समझ में आया सबको? Yes, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा नंबर 2, नंबर 2 हो गया क्या, y इज इक्वल टू e टू द पावर x dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, और e टू द पावर x हमको पता है कि ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम फाइनली ये डिस्कस कर चुके हैं कि कब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कब होता है dy by ds ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, dy by ds ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा तो x उसमें इंटरवल में नहीं मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू में मिलना चाहिए, तो भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। तीसरा बोला है कि y is equal to 1 by x is strictly decreasing in its domain। y is equal to 1 by x, कोई मेरे को बता सकता है कि इसका डोमेन क्या होगा जल्दी? हाँ, बस 0 हमको लेना नहीं है, तो 0 हमको लेना नहीं है, तो dy by dx हो गया हमारा -1 by x स्क्वायर। क्या -1 by x स्क्वायर हमेशा के लिए नेगेटिव है? yes, तो लिख सकते हैं लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 है देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए हम नीचे एरो दे सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए ऊपर एरो दे सकते हैं, शॉर्टकट लिखने के लिए, है ना। नंबर 4 हमको क्या बोला है, 4 हमको क्या बोला है देखते हैं, y is equal to log x is strictly increasing in its domain। y is equal to log x, तो log x का डोमेन क्या होना चाहिए? What is the r positive minus 0। r पॉजिटिव में 0 आता नहीं है, ठीक है। जब हम r पॉजिटिव लिखते हैं 0 इज नॉट कमिंग देयर, r नेगेटिव लिखते हैं तो भी 0 नहीं आता है, r पॉजिटिव इज योर आंसर, ठीक है। या फिर सीधा बोल दो ग्रेटर देन 0, ये हमारा डोमेन हो गया। ओके, r पॉजिटिव यहाँ पे 0 नहीं आता है, r नेगेटिव यहाँ पे भी 0 नहीं आता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, r नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर हो गया, 0 इज नॉट कमिंग देयर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू log x, s ग्रेटर देन 0, dy by dx इज इक्वल टू 1 by x। क्या समझ रहे हो? 1 by x क्या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है? x का वैल्यू 0 से बड़ा है ये हम श्योर हो गए, उससे पहले हम लेंगे नहीं क्योंकि ऑन इट्स डोमेन बोल दिया है पहले, तो x का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। सो इफ आई टेक x पॉजिटिव
तो 1/x is greater than 0, yes or no? Yes. Therefore strictly increasing function, ये समझ में आ जाना चाहिए अब सबको। dy/ds greater than 0 strictly increasing, dy/ds greater than equal to 0 strictly increasing। अगर हमारा 0 के लिए जो वैल्यू आता है एट ए डिस्क्रीट पॉइंट सब आता है। ओके, तो इतना तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि fx का वैल्यू दिया है हमको tan इनवर्स sin x प्लस cos x, और हमको सवाल में बोला है कि भाई ये प्रूव करके दिखाओ कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल π/4 से लेकर π/2। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूफ कैसे करेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन है कैसे प्रूफ करेंगे? f' लेस देन 0 या फिर f' लेस देन इक्वल टू 0 लेने से भी होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताया था ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो? Yes. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलते हैं। मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है या फिर नॉन इंक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है या फिर नॉन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं यहां पे बनता क्या है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जो भी है, एक इंटरवल में निकालने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है? f' निकालो। एट ए पॉइंट निकालने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है? उस पॉइंट का पीछे एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का आगे एक पॉइंट ले लो, फिर तीनों में वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है। क्या मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. अब देखो, इन्हें गिवन इंटरवल बोला है, और अगर गिवन इंटरवल बोला है तो अब हमको क्या करना है? f' निकालना है। तो f' निकालते हैं, फिर हम लोग थोड़ा उसको क्या करते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि क्या बनता है। f' इज इक्वल टू tan इनवर्स मतलब 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x, जो कि आता है cos x माइनस sin x। तो ये हमारा बन गया क्या? cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ये हमारा कुछ इतना बन गया। अब हमको ये पता करना है कि भाई ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है क्या, लेस देन 0 है क्या चीज है वो पता करना है। अब हमको वैल्यू दिया है π/4 से लेकर π/2। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x एज वेल एज cos x। ये हमारा sin x का ग्राफ है, ये येलो वाला हमारा sin x का ग्राफ है, और ये ब्लू वाला सोच लो हमारा cos x का ग्राफ है। ये ऐसा है, ठीक है। ये हमारा cos x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। ये पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए वो वाला पॉइंट हमारा π/4 है। ये ऑब्वियस बात है 0 है, और ये हमारा π/2 है। हमको π/4 से लेकर π/2 के अंदर देखना है चीजें को। यहां से यहां तक का अंदर मेरे को देखना है, आगे नहीं देखना है मेरे को। यहां से यहां तक देखना है। तो यहां से यहां तक में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ साइन और कॉस का, ये दो ग्राफ आता है। ये हमारा क्या हो गया? कॉसेस का ग्राफ है ब्लू वाला, साइनस का ग्राफ है येलो वाला।
तो जो ग्राफ ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो ग्राफ नीचे होगा वो छोटा होगा। तो π/4 से लेकर π/2 का अंदर किसका ग्राफ नीचे है? cos का ग्राफ नीचे है या sin का ग्राफ? इसका मतलब cos छोटा है, cos छोटा है, sin बड़ा है। तो अगर cos छोटा है और sin बड़ा है तो cos माइनस sin लेस देन 0 होगा। तो हम वो चीज लिख सकते हैं, when x belongs to π/4, π/2 cos x लेस देन sin x, तो cos x माइनस sin x लेस देन 0, ये हमारा आया। ये हम देख लिए कि इतना ही आता है। अब जरा हम f' का बारे में लिखते हैं, f' का बारे में लिखते हैं। f' हमारा है क्या? ये न्यूमरेटर वाला पार्ट देखते हैं, cos x माइनस sin x, ये नेगेटिव है। डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखते हैं, 1 प्लस, ये तो किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आया पॉजिटिव, मतलब माइनस, नेगेटिव आया। तो f' इज नेगेटिव इन दिस गिवन इंटरवल, मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, मतलब ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जरा जल्दी से बता दो कि क्या कॉन्सेप्ट था इसमें, समझ में आया? तो एक फंक्शन एक इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, वो देखने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और उस इंटरवल में उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग बोल देते हैं, खाली पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खाली ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन वो तब अगर इक्वलिटी एक इंटरवल में आता है, इक्वलिटी अगर एक पॉइंट में आएगा तो हम उसको स्ट्रिक्टली बोल देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू cos x। एक क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट हम जो पढ़े हैं उस पॉइंट सब का अप्लाई कैसे किया जा रहा है, जो चीज टॉपिक मतलब थ्योरी में पढ़े हैं उसी के लिए एक क्वेश्चन में दिया हूं, और कोई मतलब नहीं है। fx इज इक्वल टू दिया है cos x, fx का वैल्यू हमको दिया है cos x, ठीक है। fx इज इक्वल टू cos x और x बिलोंग्स टू दे दिया है कितना, माइनस पाई कमा पाई, ओपन ब्रैकेट में दिया है, क्लोज में भी दे सकता था, है ना। fx इज इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू माइनस पाई कमा पाई। अब हमको सवाल में ये पूछा है कि बताओ कि ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इन दिस गिवन इंटरवल। तो एक गिवन इंटरवल में एक फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता है? गिवन इंटरवल में एक फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता है? ये नोट में लिखा हूं मैं, शायद नोट कहां गया हमारा, ये देखो, if a function increases as well as decreases in a given interval then it is neither increasing nor decreasing function in the given interval। तो जो इंटरवल हमको दिया है उसी इंटरवल में अगर वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f' is equal to minus sin x। What do you think?
माइनस साइन एक्स खाली पॉजिटिव आता है या खाली नेगेटिव आता है इन दिस इंटरवल? अगर दोनों आएगा ना, खाली पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खाली नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो डिपेंड करता है पॉइंट में जीरो हो रहा है या फिर इंटरवल में जीरो हो रहा है। और दोनों हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इसका मतलब ये इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम लिख सकते हैं इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई comma minus sin x is both positive and negative. तो in the interval minus pi to pi minus sin x is both positive and negative, therefore fx greater than 0, f dash x less than 0. Sometimes, hence fx is neither increasing nor decreasing. अब सारे को समझ में आया कि नहीं? लेट मी चेक। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, चार्ट में लिख के बताओ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट जो बताया जा रहा है। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, लेट मी सी सारे लिख रहे हो कि नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0,π/2। बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमको ये देखना है हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पढ़ रहे हैं, एट ए पॉइंट बोला है या फिर इंटरवल बोला है। पॉइंट बोलने का बोलेगा तो उसमें चेक करने का तरीका अलग है, इंटरवल बोलेगा तो उसमें चेक करने का तरीका अलग है। अगर इंटरवल बोला है तो हमको डेरिवेटिव निकाल के चेक करना पड़ता है कि क्या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर हमको पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट का पीछे एक पॉइंट लेके चेक करेंगे, उस पॉइंट का आगे एक पॉइंट लेके चेक करेंगे, उस पॉइंट में कितना वैल्यू है चेक करेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे। अगर लेस देन हो रहा है ग्रेटर देन जो रहा है जो भी हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम जो थ्योरी पढ़े उस हिसाब से लिखेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। अभी हमको गिवन इंटरवल दे दिया है, गिवन इंटरवल दिया है मतलब डेरिवेटिव, गिवन इंटरवल दिया है इसका मतलब डेरिवेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना। f of theta is equal to f of theta is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta। तो f dash theta निकालते हैं। हमारे पास सारा कोई उपाय नहीं है, ये वाला पार्ट का हमको u by v में करना पड़ेगा, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो 2 plus cos theta का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर आ गया कितना 2 plus cos theta इंटू 4 cos theta माइनस 4 sin theta इंटू माइनस sin theta माइनस थीटा का हो गया कितना 1। तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। चलो आगे देखते हैं क्या बनेगा। ये इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा।
8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, क्योंकि एलसीएम लिए हैं तो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 है तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये दोनों को अगर हम देखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा है, वो बन जाएगा 4, तो मिलेगा क्या हमको, इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है 4 के साथ 4 कैंसिल, और तो कुछ चीज कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं और कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल, तो विल हैव समथिंग लाइक दिस। अभी क्या रहेगा, इज इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा जो कि हो गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा देखते हैं, दिस इंप्लाइज f डैश थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन ले लेते हैं ना, cos थीटा कॉमन 4 माइनस cos थीटा आ गया बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, सभी को पता है Yes. क्यों cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो 4 से कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है, नेगेटिव होने के लिए वैल्यू 4 से ज्यादा होना पड़ेगा जो कि नहीं है। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो दो चीज तो ग्रेटर देन 0 हो गया, खाली cos थीटा बच गया। cos थीटा ग्रेटर देन 0 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, पाई बाय 2 में 0 हो रहा है, बाकी सब में ही हो रहा है। इसका मतलब f डैश थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? Yes. और f डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। खाली ये हमको देखना है कि f डैश थीटा जो 0 हो रहा है वो एक इंटरवल में तो नहीं हो रहा है, इन दिस केस 0 से पाई बाय 2 का भीतर में एक ही वैल्यू में 0 हो रहा है, वो पाई बाय 2 में 0 हो रहा है, बाकी कोई वैल्यू में 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटरवल में नहीं हो रहा है, और इंटरवल में नहीं हो रहा है मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसे तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ओके। चलो ऐसा एक और सवाल है, पहले मैं उसको करा देता हूं, काफी पीछे है वो, कुछ जेई वाला सवाल भी करें। ये सवाल एक मिनट, क्या था ये, 4 sin थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा। ओके, ये सवाल देखो, ये सवाल हमको दिया क्या है, f ऑफ x, अभी x का फॉर्म में दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। और अगर इस फंक्शन का देखोगे ना, ये नया फंक्शन नहीं है, जो वो फंक्शन था वो यही, ये वाला वही फंक्शन है। कैसे, 4 sin x पे ले लिया माइनस, ये दोनों में से x कॉमन ले लिया,
तो बन गया 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। तो ये बन गया हमारा 4 साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स हो गया। तो सेम फंक्शन हो गया ना, उस पे लिखा था 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, तो यहां पे थीटा का जगह में एक्स है। तो इसीलिए मैं इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं, डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। cos x इंटू 4 माइनस साइन एक्स 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, सुनो मेरे बात, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टाइप अलग है, उसमें तो आपको खाली चेक करना पड़ रहा था, अभी चेक नहीं करना है। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बोला है कि कौन सा इंटरवल में fx इंक्रीज कर रहा है और कौन सा इंटरवल में fx डिक्रीज कर रहा है। इफ fx इज इक्वल टू दिस वन और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ऐसे अगर 0 से 2 पाई खाली बोलेगा, ऐसे कुछ नहीं देगा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला है कि बताओ कि उस इंटरवल में कौन कौन से जगह में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन कौन से जगह में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. तो एक फंक्शन इंक्रीज करने का कंडीशन क्या होता है हमारे पास, एक फंक्शन इंक्रीज कब करता है और एक फंक्शन डिक्रीज कब करता है। फंक्शन इंक्रीज करता है अगर dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और फंक्शन डिक्रीज करता है अगर dy by dx लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ये फंक्शन इंक्रीज करने का सिचुएशन हो गया और ये फंक्शन हमारा डिक्रीज करने का सिचुएशन हो गया। अगर हम ये देखते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, जीरो जो होता है dy by dx 0 होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट सब में होता है, तो इंटरवल में होगा, तो फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो स्ट्रिक्टली के लिए नहीं आएगा, ये तो स्ट्रिक्टली के लिए भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी आ गया और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी आ गया। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली होता है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है वो डिक्रीज ऑटोमेटिकली होता है। तो हम कर लेते हैं इसको, ये मैं देख रहा हूं कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है मेरे को। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा हो गया cos x इंटू 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो जो चीज पॉजिटिव होगा उसको हटा देंगे हम, जो जो चीज पॉजिटिव होगा उसको हम हटा देंगे। क्या क्या चीज पॉजिटिव हो रहा है, 4 माइनस cos x पॉजिटिव हो रहा है, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो दोनों को हटा देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब अभी हमको वो वैल्यू निकालना है जहां पे कि cos x का वैल्यू 0 होता है या फिर 0 से ज्यादा होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ग्राफ याद कर लेना पड़ेगा cos x का, कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो मैं अगर cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं 0 से 2 पाई तक, cos x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा 0 से 2 पाई तक, कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा, ऐसा। ठीक है, ये 0 से लेकर 2 पाई तक है। 0 हो गया ये पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, और वो वैल्यू हमारा आ गया 2 पाई। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये चीज कि cos x का वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है। 0 होने से भी हम ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो हम 0 भी ले सकते हैं और
पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर रहेगा बाबू एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का ऊपर कहाँ है, ये देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 में एक्स एक्सिस का ऊपर है, कहां तक, π/2 तक, ठीक है। उसके बाद 3π/2 से स्टार्ट हो गया, फिर कहां तक, यहां तक। तो लिख लेंगे cos x greater than equal to 0, तो हम लिखेंगे x belongs to कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 यूनियन नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे। यूनियन नहीं लिखना, यूनियन लिखने से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एंड लिखना हमेशा। ये एक इंटरवल हो गया, एंड आगे कहां, 3π/2 से 2π। क्लियर। फॉर इंक्रीजिंग ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हम डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं। फॉर डिक्रीजिंग, f dash x लेस देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, या फिर लेस देन यहां पे ले लिए तो यहां पे खाली लेस देन लेंगे, लेस देन 0। तो cos x into 4 minus cos x divided by 2 plus cos x का होल स्क्वायर लेस देन 0, cos x लेस देन 0। तो हम ग्राफ देखेंगे कहां से स्टार्ट होके कहां तक खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट कहां पे हो रहा है, π/2 से, खत्म कहां पे हो रहा है, π/2। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, π/2, 3π/2। ओके। तो यहां पे हमारा क्या बोलते हैं, cos x का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब f dash x नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो डिक्रीज करेगा वहां पे। तो ये डिक्रीजिंग के लिए हो गया और ये हमारे इंक्रीजिंग के लिए हो गया। यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्या सभी को समझ में आया सवाल? यस। चलो बोलो सर। वो इंक्रीजिंग का पार्ट एक बार थोड़ा सा बता देंगे, मेरे को डिस्कनेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि f dash s ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने से भी चलेगा। तो f dash s का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा f dash s का वैल्यू हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। जो जो पॉजिटिव है उसको छोड़ दो ऐसे। 4 minus cos x पॉजिटिव है, तो ये तो ग्रेटर देन साइन के लिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2 plus cos x का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, तो इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी बच गया खाली cos x। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, ग्राफ देख लो cos x का। ग्राफ से पता चल जाता है कि 0 से लेकर π/2, ग्रेटर मतलब ऊपर है, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर है, तो ऊपर आ गया 0 से लेकर π/2, तो इसलिए 0 से लेकर π/2। एंड कब है फिर, 3π/2 से लेकर 2π। तो ये दो जगह में इंक्रीज हो गया। क्लियर? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम बहुत आगे हैं, क्योंकि वो सवाल का डेरिवेटिव सेम था बोल के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जेई लेवल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, दो चैप्टर का क्या हो गया, मिक्स हो गया, इंटीग्रेट हो गया दो चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, और हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो है ही, पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्योंकि क्वाड्रेटिक का जरूरत पड़ेगा तो पहले क्वाड्रेटिक के बारे में बता देता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। a स्क्वायर प्लस bx प्लस एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, y ग्रेटर देन 0 कब होगा। y ग्रेटर देन 0 मतलब ये चीज पॉजिटिव कब होगा, तब होगा अगर a का वैल्यू 0 से पॉजिटिव है और d का वैल्यू लेस देन 0 है। ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, उसका यूज यहाँ पे होगा। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन ये है कि d का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर y लेस देन 0 हमको चाहिए
तो a का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और d का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, मतलब d शुड बी नेगेटिव। हम पढ़े थे कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव है, इन दैट केस a का जो साइन आता है वही हमारा आंसर आता है। तो d का वैल्यू नेगेटिव और a का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, d का वैल्यू नेगेटिव और a का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांसेप्ट जरूरत था मैं बता दिया। क्वाड्रेटिक का ये कांसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, अरे यार इसका हम यूज करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है मेरे को, fx इज इक्वल टू a प्लस 2 होल इंटू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1। सवाल बोला है कि a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू बताओ कितना है, ताकि ये वाला डिक्रीज करे हमेशा के लिए। दिस इज डिक्रीजिंग, तो फिर a का वैल्यू बताओ। तो देखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 2 का 3 इंटू a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, 3 इंटू a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9a। अब हमको बोला है कि ये डिक्रीज करता है, इसका मतलब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। एज इट इज डिक्रीजिंग, एज fx इज डिक्रीजिंग, so f dash x less than equal to 0। तो ये वाला लेस देन इक्वल टू 0 है, ये पार्ट जो है ना 0 या 0 से कम है, सवाल में ये बोला है। तो ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक नेगेटिव होने के लिए चाहिए a का वैल्यू 0 से कम, d का वैल्यू 0 से कम। Therefore हम यूज कर सकते हैं, Therefore 3 इंटू a प्लस 2 लेस देन 0, कॉमा माइनस 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू a प्लस 2 इंटू 9a लेस देन 0। ये भी 0 से कम होना चाहिए, वो भी 0 से कम होना चाहिए। चलो देखते हैं यहां से क्या आंसर मिलता है। a प्लस 2 लेस देन 0, a लेस देन 0, माइनस 2, a लेस देन माइनस 2। यहां से क्या आंसर निकलता है देखते हैं। ये आंसर यहां से निकल के आ गया, यहां से देखते हैं क्या निकलता है। 36 a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9, 12 इंटू 9 108, 108 इंटू कितना a, 108 a के साथ 108 a स्क्वायर, और उसके बाद 108 इंटू माइनस 216 लेस देन 0। तो इसको 36 में कैंसिल कर लेते हैं, 36 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0। तो 36 उठ गया, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0। ए कहीं गायब हो गया क्या? अच्छा 216a है यहाँ पे, ये a हो गया, तो ये a हो गया, है ना। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कितना माइनस 2a, ब्रैकेट में आ गया a प्लस 3 लेस देन 0, मतलब a इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं,
-3 और 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए माइनस चाहिए, ग्रेटर देन 0 प्लस चाहिए, मतलब a लेस देन -3 और a ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों को हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। कौन दोनों को, यहाँ पे जो आंसर आया है और वहां पे जो आंसर आया है, ये आंसर को और ये आंसर का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। देखते हैं कि इसका आंसर क्या मिलता है हमको। ये नंबर लाइन में -2 प्लॉट कर दिए और ये बोल रहा है -2 से कम है, तो -2 से कम है बोलने से क्या, ये वाला ले लेते हैं, सपोज ये -2 से कम हो गया, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है क्या, -3 से कम है और ये बोल रहा है 0 से ज्यादा है, तो फिर दूसरा वाला लेते हैं, -3 से कम है और 0 से ज्यादा है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन बोलने से वो जगह होता है जहां पे दोनों लाइन जाता है और दोनों कलर का लाइन कहां जा रहा है, लाइन कहां जा रहा है, इधर -3 से नीचे। therefore a less than -3 or a belongs to -∞, -3। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, सेम टाइप का एक सवाल है और fx का वैल्यू हमको दिया है k × x³ माइनस 9k × x² प्लस 9x प्लस 3। यहाँ पे बोल दिया है कि ये फंक्शन जो है ना इंक्रीज कर रहा है। इसका पिछला वाला क्वेश्चन ने बोला था डिक्रीज कर रहा है, अब बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो फिर बता दो k का वैल्यू कितना है। तो डिक्रीज या इंक्रीज जो भी करना है उसके लिए तो f' निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले f' निकाल लेते हैं। f' का वैल्यू हो गया हमारा 3kx² माइनस 18kx प्लस 9। उसके बाद फॉर इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर दो, ठीक है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब a का वैल्यू पॉजिटिव, d का वैल्यू नेगेटिव। a का वैल्यू यहां पे कितना है 3k, therefore 3k ग्रेटर देन 0 और उसके बाद -18k होल स्क्वायर माइनस 4 × 3k × 9 लेस देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इससे हमको पता चल गया कि k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वैल्यू हमको हटा देना है वहां से। इसको सॉल्व करते हैं। 18 मतलब कितना हो गया 324 होता है क्या, छोड़ो उसको मैं कॉमन लूंगा, Yes, sir. रहने देते हैं, कॉमन लेंगे उसको। 18 × 18k² माइनस 36 × 308, 36 × 3k लेस देन 0। तो ये 108 यहाँ पे 18 और यहाँ से चले जाएगा 6, 108k कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 3k माइनस वहां पे 1 आ गया, राइट ना, और ये आ गया हमारा लेस देन 0। तो k × 3k - 1 लेस देन 0, लेस देन 0 ही हो रहा है ना। तो इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो आ रहा है 0 और 1/3 प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए ना। नेगेटिव कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1/3। सो k बिलोंग्स टू 0, 1/3। ये बोल रहा है 0 से ज्यादा
और ये जो वैल्यू मिला वो तो 0 से ज्यादा ही है, देयरफॉर हमारा k का वैल्यू निकल के आ गया क्या, k बिलोंग्स टू 0,1/3। 0 से 1/3 का अंदर कोई भी वैल्यू हो सकता है। ऑलराइट, क्वेश्चन में चेंज करके दे सकता है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, so it will be 0 then, number of integral values of k for which this is पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बोला है। तो नहीं आ रहा कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज, तो हम लिख सकते हैं क्या 0, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज विल बी 0। राइट, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि fx is equal to log of this one, x belongs to this much, then f is strictly increasing in the interval this one। एक हो रहा है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है इन द इंटरवल दिस वन, तो बताओ फिर क्या वैल्यू है। तो fx का वैल्यू लिखते हैं पहले, log क्या हो जाएगा हमारा, sin x प्लस cos x, तो f डैश x निकालते हैं 1 बाय sin x प्लस cos x इंटू sin x का हो गया cos x माइनस cos x का हो गया sin x। अब हमको बोला है कि ये वाला पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ये f डैश x है। हमको बोला है कि fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो हम f डैश x निकाल लेते हैं और f डैश x ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे f डैश x जो हमको दिखाई दे रहा है ना, कितना साइन कॉस में लिखा है, फिर डिवाइड होके है, थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करने में। तो हम कोशिश करते हैं और कोशिश करके इसको एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लेके आएंगे। कोई मेरे को बता सकता है कि एक सिंगल रेशियो में कैसे आएगा, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो। हाँ, cos x डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x हो जाएगा, 10 5 4 माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। ये बन गया हमारा 10 पाई बाय 4 माइनस x। तो ये सिंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एक्सप्रेस हो गया। तो अब सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लिख सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया है तो ग्रेटर देन 0 ही लगा देते हैं। f डैश s ग्रेटर देन 0, तो 10 पाई बाय 4 माइनस x ग्रेटर देन 0। अब 10 जो है ना, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में। तो इसका वैल्यू एक काम करते हैं, 0 से लेकर पाई बाय 2 के अंदर ले लेते हैं। 0 लेस देन पाई बाय 4 माइनस x लेस देन पाई बाय 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में जाएगा फिर पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेके देखते हैं क्या होता है। ये आ गया हमारा। अच्छा, हमको x का वैल्यू यहां से यहां तक के अंदर दिया है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें से एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो पाई बाय 4 पहले हटा देते हैं, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन माइनस x लेस देन पाई बाय 4। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई चेंजेस दिखेगा नहीं हमको, लेकिन इसको हम इधर लाते हैं। याद है ना सबको, जब हम इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करते हैं या फिर पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये पाई बाय 4 होगा, लेकिन इसको इधर ले लेंगे। ये माइनस पाई बाय 4 होगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे। हमको लगेगा कि हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, लेकिन हम चेंज किए हैं। हमको ये लगेगा कि हम कुछ भी चेंज नहीं किए। सर वही माइनस पाई बाय 4 लेफ्ट हैंड साइड में था, अभी भी माइनस पाई बाय 4 है, राइट हैंड साइड में पाई बाय 4 था, अभी भी है। इसीलिए हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद
चेंज कुछ नहीं हुआ वैल्यू में, इसीलिए कि ये नंबर जो है दोनों में सेम है। अगर अलग अलग होता तो हमको दिख जाता, लेकिन चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्यों, यहाँ पे x है हमारा। तो -π/4 से π/4 तक में ये इंक्रीज कर रहा है ना। -π/4 से π/4 में इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, Yes. चलो अगला सवाल करते हैं। ओके, ये हमारा सवाल जो है एक तो जेई में आया था, जेई तो नहीं था उस समय, ट्रिपल ई था 2008 में। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, पॉलिनोमियल कहे लिखता है, लेकिन ये हमारा इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा देख लेते हैं कैसा है। दिया क्या है कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज दिस हैव, x⁻7 प्लस 14x⁵ प्लस 16x³ प्लस 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं ना, क्योंकि ये 7th डिग्री का इक्वेशन है, तो हमारे पास 7 वैल्यू मिलेगा x का। अब सवाल बोला है कि वहां पे रियल सॉल्यूशन कितना है, रूट्स इसका 7 मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन 7 मिलेगा जरूरी नहीं है, मतलब रियल नंबर होगा कोई जरूरी नहीं है। तो हमको सवाल बोला है रियल सॉल्यूशन कितना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा बताते हैं। बोलो। डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, fx होना चाहिए। यहाँ पे तो पूरा का पूरा इक्वेशन इसे दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को fx ले लेते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले fx ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है। fx इज इक्वल टू x⁻7 प्लस 14x⁵ प्लस 16x³ प्लस 30x माइनस 560, ये हमारा fx है। अब f' निकालते हैं। f' हो गया हमारा कितना, 7x⁶ प्लस 70x⁴ प्लस 48x² है ना, प्लस 30। समझ रहे हो, ये हो गया हमारा f'। एंड यू कैन सी कि f' का वैल्यू में ये इवन पावर सब है, ये इवन पावर है, ये इवन पावर है, इवन पावर है, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और मान लेते हम x पे ले लिए, तो भी ये वाला पार्ट तो हमारा पॉजिटिव ही कर देगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैं कोई भी ले लूं, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लूं, तो ये तो पॉजिटिव ही आता है। अब f' पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes. तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमको समझ में आ गया, क्योंकि f' इज ग्रेटर देन 0 ही खाली आ रहा। इट इज ग्रेटर देन, कहां लिखे, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। fx जो है ना, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो कि f(0) का वैल्यू कितना आ रहा है। f(0) यहां पे आ रहा है -560। f(0) हमारा आ गया -560। यू कैन सी हियर कि f(0) का वैल्यू हमारा -560 आ गया। तो अगर मेरा ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 0 में इसका वैल्यू रहा है -560 है, ये -560 है सपोज। उसके बाद ग्राफ तो ऊपर ही चढ़ेगा, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, इस टाइप में चढ़ रहा है ग्राफ। समझ रहे हो मेरे बात? Yes, sir. क्योंकि ये खाली ऊपर ही चढ़ेगा, तो एक्स एक्सिस को एक ही बार खाली कट करेगा और नीचे उतर ही नहीं सकता कभी, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये खाली इंक्रीज होते रहेगा, क्योंकि खाली इंक्रीज होते रहेगा तो ये नीचे उतरेगा ही नहीं कहीं। तो
वो नीचे उतरेगा नहीं तो खाली ऐसे जाते रहेगा, तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, और एक्स एक्सिस को जो बार जितने बार कट करता है वही होता है रियल सॉल्यूशन। एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वही होता है रियल सॉल्यूशन। क्यों बताओ? क्योंकि अगर x का वैल्यू इतना लोगे, fx का वैल्यू 0 हुआ। अरे भाई x का वैल्यू इतना लोगे तो fx का वैल्यू 0 हुआ, मतलब इसमें अगर x का ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए 0 हो सकता, क्योंकि x एक्सिस को कट ही नहीं करता है। ग्राफिकल मीनिंग समझ जाओ कि ये ग्राफ x एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना तो ही रियल सॉल्यूशन होता है, और जहां जहां कट करता है वो उनका सॉल्यूशन होता है। सो दिस ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस ओनली वंस, है ना? सो ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस ओनली वंस, एक ही बार खाली कट करेगा। Therefore number of real solutions is equal to 1। ठीक है, अगला सवाल हमको दिया क्या है? ये सवाल समझ में आ गया सबको ना? अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमको क्या दिया है? h ऑफ x का वैल्यू दिया है, h ऑफ x का वैल्यू दिया है हमको कितना? h of x is equal to f of x minus f of x का होल स्क्वायर प्लस f of x का होल क्यूब, ये दिया है। और उसके बाद हमको सवाल में पूछा है कि h is increasing if f is increasing, h is decreasing if f is decreasing, h is increasing if f is decreasing, और h is decreasing if f is increasing। देखते हैं चलो इसका कैसे यूज किया जाएगा। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने के लिए f डैश x का जरूरत पड़ता है। चलो इसका f डैश x निकालते हैं, h डैश x निकालते हैं। h डैश x इज इक्वल टू f डैश x हो गया माइनस 2 इंटू fx इंटू f डैश x हो गया प्लस 3 इंटू fx का होल स्क्वायर इंटू f डैश x हो गया। क्लियर? अब इसमें से मैं क्या करूंगा, f डैश x कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा क्या? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस fx का स्क्वायर प्लस fx का स्क्वायर, साथ में 3 भी है। ठीक है, दिस मच। अब देखो hs का वैल्यू क्या है? h डैश s का, h डैश s का वैल्यू आया क्या? f डैश x इंटू 1 माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ fx का होल स्क्वायर। ओके, ये जो है ना, ये वैल्यू आया हमारा किसका? h डैश s का। और इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, देखो ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है। बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो h डैश s का वैल्यू f डैश s का ऊपर डिपेंड किया। तो अगर f डैश x पॉजिटिव है तो h डैश x भी पॉजिटिव है। मतलब f डैश x पॉजिटिव तब होता है जब fx इंक्रीजिंग होता है, fx इंक्रीजिंग है तो h डैश x इंक्रीजिंग है। ऐसे अगर f डैश x नेगेटिव है तो f डैश x नेगेटिव है तो h डैश x नेगेटिव है। f डैश x नेगेटिव का मतलब हो गया क्या? fx इज डिक्रीजिंग, तो h डैश x भी हमारा डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में? Yes. इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया? अगर हमारा fx इंक्रीज कर रहा है, fx इंक्रीज कर रहा है तो hx भी इंक्रीज करेगा, hx भी इंक्रीज करेगा। और अगर fx डिक्रीज कर रहा है तो fx भी डिक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा? hx इंक्रीजिंग इफ f इज इंक्रीजिंग, ये करेक्ट है। h इज डिक्रीजिंग इफ f इज डिक्रीजिंग, ये भी करेक्ट है। h इज इंक्रीजिंग इफ h इज डिक्रीजिंग, ये रॉन्ग है। और नेक्स्ट वाला भी वही से दिया है, वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है? हमको बोला है कि gx का वैल्यू जो है ना, वो हमारा fx है प्लस f ऑफ 1 माइनस x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1, और साथ में ये बोल दिया है कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इसका मतलब है ना। इसका मतलब है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाएगा। f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि f डबल डैश x किसका डेरिवेटिव होता है? f डैश x का। तो f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम gx के बारे में निकालते हैं। बोला है कि फाइंड द इंटरवल व्हेन gx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो gx कब इंक्रीज करता है देखो, और gx कब डिक्रीज करता है देखो। चलो gx के निकालने के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए g डैश x तो पहले निकाल ले। g डैश x हो गया हमारा f डैश x प्लस f डैश ऑफ 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 हो गया, मतलब f डैश x माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस x। मेरे को लगता है सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग g डैश x ग्रेटर देन 0, मतलब f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस x ग्रेटर देन 0, f डैश x लेस देन और ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस x। अब यह जगह में हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? पूरा शुरू में जो पढ़े थे याद करो, शुरू में पढ़े थे याद करो। x2 ग्रेटर देन x1 implies f of x2 ग्रेटर देन f of x1, ये जो पढ़े थे ना, इसी का यूज होगा यहाँ पे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कंसेप्ट लगता है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या लगता है? x2 ग्रेटर देन x1 implies f of x2 लेस देन f of x1, ये कंसेप्ट लगता है। तो अब देखते हैं क्या दिया है। f डैश x f डैश x इज इंक्रीजिंग, तो यहां पे ये x2 है और ये x1 है। f of x2 ग्रेटर देन f of x1, मतलब x2 ग्रेटर देन x1 हो, तो x2 ग्रेटर देन 1 माइनस x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2s greater than 1, s greater than 1 by 2. Therefore, x belongs to क्या हो जाएगा बताओ? 0, हाफ 0, 1, हाफ से लेकर 1। ये हो गया हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। उसके बाद फॉर डिक्रीजिंग देखते हैं। फॉर डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग हो गया, फॉर डिक्रीजिंग देख लेते हैं। ओके, फॉर डिक्रीजिंग g dash x less than 0, this implies f dash x minus f dash 1 minus x less than 0, this implies f dash x less than f dash of 1 minus x।
हो गया? Yes, sir. ये हो गया। Therefore x greater than नहीं less than 1 minus x, 2x less than 1, x less than 1 by 2 हुआ क्या? Yes, sir. Therefore x belongs to 0, half। तो ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग 0 से हाफ के लिए और हाफ से 1 के लिए इंक्रीजिंग। ठीक है? Yes, sir. चलो अभी अगला सवाल देखो। ये हमारा 2020 में आया था ये सवाल। बोला क्या है देखो कि fx का वैल्यू जो है ना दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू x इंटू कॉस इनवर्स माइनस साइन ऑफ मॉड x। ये हमको दिया है। हमको बोला है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का अंदर है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है ये बोला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमको दिया है इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x दिया है, cos इनवर्स दिया है, माइनस दिया है, sin mod x दिया है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम पहले ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x होता है। तो sin इनवर्स sin x इक्वल टू x होने के लिए यहां पे होना चाहिए sin इनवर्स, लेकिन है क्या cos इनवर्स, तो इसको sin इनवर्स कर सकते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये सबको पता है। तो फॉर cos इनवर्स x मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। मतलब ये वाला फंक्शन जो है मैं लिख सकता हूं x इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन मॉड x, साथ में माइनस भी है। So this makes it x into pi by 2 minus, okay, sin inverse माइनस x होता है क्या, माइनस sin inverse x, तो माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस sin inverse sin mod x, और sin inverse sin mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mod x is equal to x into pi by 2 plus mod x। अब यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि fx एग्जैक्टली ये दिया है। अब ये मॉड को ओपन करने का हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब तक मॉड ओपन नहीं करेंगे हम डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं निकाल पाएंगे। और मॉड ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक दिया है, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक करेंगे 0 से पाई बाय 2, एक करेंगे माइनस पाई बाय 2 to 0। तो उसको भी मैं स्प्लिट करता हूं। fx इज इक्वल टू x इंटू पाई बाय 2 प्लस x बिलोंग्स टू कितना से कितना, माइनस नहीं 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और x इंटू पाई बाय 2 माइनस x, कब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 0। अरे समझ रहे हो मेरे बात यहां तक? Yes, sir. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, या फिर यहां पे इज इक्वल टू कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूं आगे, पाई बाय 2x प्लस x स्क्वायर, पाई बाय 2x प्लस x स्क्वायर, और ये पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर। ये हो गया x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2, और ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 0। अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए और उसके बाद टेस्ट किया जाए जो जो पूछा है क्वेश्चन में। f डैश x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2x,
x belongs to 0, π/2 और π/2 minus 2x, x belongs to minus π/2, 0। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। पहला ऑप्शन f dash π/2 is equal to minus π/2, f dash π/2 actually f dash 0 sorry f dash 0 is equal to minus π/2। तो अब f dash 0 कैसे निकालेंगे, ये LHD RHD कर देते हैं, तो 0 से कम होगा तो हम ये वैल्यू लेके देखेंगे, ये वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो वैल्यू लेके देखेंगे। दोनों में पुट कर रहे हैं तो हमारा π/2 ही आ रहा है, मतलब वो गलत दिया है क्योंकि ये दोनों में ही π/2 आ रहा है ना, π/2 minus 2x। अगर 0 पुट कर देंगे तो ये π/2 आ रहा है, ये भी π/2 आ रहा है, मतलब f dash 0 का वैल्यू एग्जैक्टली π/2 है, f dash 0 का वैल्यू π/2 है, निकल जा रहा है ना। ऑप्शन ए हमको जो दिया है वो गलत है। ऑप्शन बी बोला कि f is not differentiable at x equal to 0। अब ये तो वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, तो नॉट डिफरेंशिएबल कैसे हुआ, डिफरेंशिएबल तो हो चुका है। उसके बाद बोला f dash is increasing, f dash x is increasing, मतलब अभी इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज f dash x is equal to कितना है, ये आ जाएगा π/2 प्लस 2x का डेरिवेटिव मतलब 2 x। क्या बोलो, क्या हुआ, f dash x ही है, अच्छा ठीक है ओके। तो ये f dash x है, तो f dash x जो है ना ये इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है, f dash x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है, मतलब एक फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है, उसका डेरिवेटिव निकालने का बाद, ये सुनो। तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x का वैल्यू हो गया 2, x बिलोंग्स टू 0, π/2 और -2 x बिलोंग्स टू minus π/2, 0। मतलब डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे। अब देखो f डबल डैश x का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है 0 से π/2 का अंदर, मतलब f dash x इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर π/2 और f डबल डैश x का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है 0 से लेकर -π/2 से लेकर 0 तक, मतलब f dash x इज डिक्रीजिंग इन -π/2 to 0। तो ऑप्शन में दिया है कि f dash x इज इंक्रीजिंग इन -π/2 to 0, नहीं हो रहा है, डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, ये नहीं हो रहा है। f dash is decreasing in -π/2 to 0 and increasing in 0 to π/2। क्या समझ में आया सवाल? Yes। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।